इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा ये स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण एक ऐसे विषय पर है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे आज के हमारे समाज और राजनीति से जुड़ता है। बिल्कुल। हम डॉक्टर राहुल खरात द्वारा लिखे गए एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है क्लारा ज़ेटकिन का महिलाओं के अधिकारों में योगदान और नाजीवाद के खिलाफ उनका संघर्ष। और ये दस्तावेज ये सिर्फ कुछ पुरानी घटनाओं का संकलन नहीं है। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और कुछ गिने चुने लोग उस बदलाव की दिशा तय करने की कोशिश कर रहे थे। हम एक ऐसी शख्सियत के काम को डिकोड करेंगे जिसने अपने समय की सबसे बड़ी और खतरनाक राजनीतिक ताकतों से सीधी टक्कर ली। शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो हम सबके आसपास हर साल घटता है। मेरा मतलब है, हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सही बात है। हम देखते हैं कि इस दिन उपलब्धियों की बात होती है, अधिकारों पर चर्चा होती है, लेकिन ये विचार सबसे पहले आया कहाँ से? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे वही महिला जिसने इस दिन की शुरुआत की, आगे चलकर जर्मन संसद में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाली सबसे निडर और पहली आवाजों में से एक बनी। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम के खिलाफ कैसे खड़ा होता है। इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो निष्पक्षता वाली बात। बिल्कुल। चूंकि हमारी आज की स्रोत सामग्री में समाजवाद, फांसीवाद और नाजीवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं का जिक्र बार बार आएगा, तो ये बताना आवश्यक है कि हम यहाँ किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन, बचाव या प्रचार नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। हमारा काम बस इतना है कि मूल स्रोत में जो ऐतिहासिक तथ्य और घटनाएं दी गई हैं, उन्हें पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रूप से सामने रखा जाए। हाँ, हम सिर्फ इतिहास के इस दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल या सोच का पक्ष नहीं ले रहे हैं। निष्पक्षता ही इस गहन चर्चा की पहचान है। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्लारा ज़ेटकिन की कहानी की शुरुआत 5 जुलाई 1857 से होती है, जर्मनी के सैक्सनी इलाके में। हाँ, सैक्सनी में उनका जन्म हुआ था। दस्तावेज में एक दिलचस्प बात यह बताई गई है कि उनकी माँ एक शिक्षिका थी और महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत मुखर थी। 19वीं सदी के मध्य में एक महिला का शिक्षित होना और दूसरों की शिक्षा की वकालत करना कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यहीं से क्लारा के दिमाग में समानता के विचार पनपने शुरू हुए। देखिए, उस समय के जर्मनी के सामाजिक और आर्थिक माहौल को समझे बिना हम क्लारा के विचारों की गहराई को नहीं पकड़ सकते। माहौल बहुत अलग था तब। हाँ, ये वो दौर था जब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। गांव खाली हो रहे थे और शहरों में बड़े बड़े कारखाने खुल रहे थे। बाहर से देखने पर तो ये विकास ही लग सकता है। लगता है, पर कारखानों के अंदर का सच बहुत ही भयानक था। मजदूर 12 से 14 घंटे काम कर रहे थे। बाप रे! और इसमें भी महिलाओं और बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। उन्हें पुरुषों के मुकाबले नाम मात्र का वेतन मिलता था। काम की परिस्थितियां बेहद अमानवीय थी और उनके पास कोई बुनियादी अधिकार नहीं थे। मतलब एक तरफ तो नई मशीनें आ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ इंसान को ही मशीन समझा जा रहा था। सही कहा आपने। और क्लारा ने इस गहरी असमानता को बहुत करीब से देखा। हाँ। बचपन में माँ से मिली शिक्षा और फिर अपने आसपास मजदूरों की इस दुर्दशा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ कुछ सामाजिक सुधारों से और उससे काम नहीं चलने वाला। स्रोत के मुताबिक इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसे SPD भी कहते हैं, हाँ SPD, और अन्य समाजवादी आंदोलनों की तरफ मोड़ा। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की आज़ादी को व्यापक सामाजिक और आर्थिक न्याय से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। उस समय बहुत से लोग मानते थे कि महिलाओं को सिर्फ शिक्षा और समाज में थोड़े बेहतर दर्जे की मांग करनी चाहिए। हाँ, बस बुनियादी सुधार। लेकिन क्लारा का नजरिया अलग था। उन्होंने ये तर्क दिया कि जब तक पूरा आर्थिक ढांचा नहीं बदलता, जब तक शोषण पर आधारित व्यवस्था खत्म नहीं होती, तब तक महिलाओं को असली समानता नहीं मिल सकती। जड़ से बदलाव चाहिए था उन्हें। बिल्कुल। उनका सीधा कहना था कि महिलाओं को दया या सुधार की भीख नहीं मांगनी है, बल्कि उन्हें राजनीतिक संघर्षों में सीधा और सक्रिय हिस्सा लेना होगा। और उनके इसी विचार ने एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लिया।
क्लारा ने पत्रकारिता को अपना हथियार बनाया। हाँ, उन्होंने दी ग्लाइकहाइट यानी समानता नाम के एक समाजवादी महिला समाचार पत्र का संपादन किया। और ये कोई 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक इस अखबार को चलाया। इसके जरिए उन्होंने महिलाओं के श्रम अधिकारों, समान वेतन और प्रसूति अवकाश की भी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की जोरदार वकालत की। उस समय तो ज्यादातर देशों में महिलाओं को वोट देने का हक ही नहीं था। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि उनके द्वारा लिखे गए लेख सिर्फ बुद्धिजीवियों के पढ़ने के लिए नहीं होते थे। अच्छा। वे लेख सीधे कारखानों में काम करने वाली महिलाओं तक पहुंचते थे। कई बार इन अखबारों को छिपाकर बांटा जाता था। वाह। क्लारा के शब्दों में एक ऐसी स्पष्टता थी जिसने पूरे यूरोप में हजारों महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर दिया। उन्होंने औरतों को ये समझाया कि अगर वे संगठित हो जाएं, अगर वे अपने श्रम के महत्व को समझ लें, तो वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती हैं। वे सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने वाली ताकत बन सकती हैं। ये सुनना वाकई हैरान करता है कि कैसे एक अखबार ने जमीनी स्तर पर इतना बड़ा बदलाव ला दिया। बिल्कुल। और इस संगठन की ताकत का सबसे बड़ा नजारा हमें साल 1910 में देखने को मिलता है। डॉक्टर खरात के दस्तावेज में कोपेनहेगन में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन का जिक्र एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में किया गया है। हाँ, वो सम्मेलन बहुत अहम था। सोचिए, उस दौर में जब ना तो इंटरनेट था, ना ही आज जैसी संचार और यात्रा की सुविधाएं, तब भी अलग अलग देशों से महिला प्रतिनिधि वहां इकट्ठा हुई। और इसी सम्मेलन में क्लारा ने वो प्रस्ताव रखा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। सही कह रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं के अधिकारों और उनके मताधिकार के संघर्ष को तेज करने के लिए साल का एक दिन पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित होना चाहिए। देखिए, ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। इसका मकसद सिर्फ एक दिन का जश्न मनाना नहीं था। बिल्कुल। बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक ऐसा दिन तय करना था जिस दिन वे एक साथ सड़कों पर उतर सकें, हड़ताल कर सकें और अपनी राजनीतिक मांगे रख सकें। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। हाँ, और सम्मेलन की सबसे खास बात ये रही कि सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बिना किसी विरोध के इस फैसले को सर्वसम्मति से पास कर दिया। सर्वसम्मति से? हाँ, ये महिलाओं की वैश्विक एकजुटता का एक अभूतपूर्व पल था। इसी का नतीजा था कि अगले ही साल 1911 में दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जो आज 8 मार्च को हम पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाते हैं, उसकी जड़ें सीधे तौर पर उसी कोपेनहेगन सम्मेलन और क्लारा ज़ेटकिन की दूरदर्शिता से जुड़ी हैं। बिल्कुल जुड़ी हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ महिला अधिकारों तक सीमित नहीं रही। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी की शुरुआत के उस उथल-पुथल वाले राजनीतिक माहौल को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का यूरोप। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह से बदल चुका था। जर्मनी आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी तेजी से सत्ता की ओर बढ़ रही थी। पूरा माहौल खौफ, हिंसा और चरमपंथी विचारधारा से भरता जा रहा था। नाजी विचारधारा के उदय को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि यह विचारधारा नस्लीय सर्वोच्चता, सत्तावादी शासन और हर तरह के राजनीतिक विरोध को कुचलने पर टिकी थी। जो भी नाजी पार्टी से असहमत होता, उसे सीधे तौर पर दुश्मन मान लिया जाता था। कोई विरोध बर्दाश्त नहीं था। एकदम नहीं। और अगर महिलाओं के संदर्भ में देखें तो नाजी शासन की नीतियां बहुत ही पीछे ले जाने वाली थीं। मतलब वही पुरानी रूढ़िवादी सोच। हाँ, वे महिलाओं को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से बाहर निकालकर सिर्फ घर, रसोई और बच्चे पैदा करने की पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित करना चाहते थे। क्लारा ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि फासिज्म केवल एक नई सरकार का आना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह उन सभी अधिकारों का खात्मा है जिन्हें मजदूरों और महिलाओं ने दशकों के लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया था। सही बात है। और उन्होंने सिर्फ इस खतरे को महसूस ही नहीं किया, बल्कि इसके खिलाफ सीधे मैदान में उतर गईं। साल था 1932। जर्मन संसद, जिसे राइक्सटैग कहा जाता है, उसका दृश्य अगर हम आज सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय राइक्सटैग का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मैंने पढ़ा था कि वहाँ हथियारबंद लोग थे। हाँ, बिल्कुल। संसद भवन के अंदर और बाहर नाजी पार्टी के हथियारबंद समर्थक घूम रहे थे, जो बाकी नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे।
खौफ का माहौल था। राइट। ज़ेटकिन जो उस समय 75 साल की हो चुकी थी। 75 साल? हाँ, वे बीमार थीं और लगभग अपनी दृष्टि खो चुकी थीं। फिर भी वे संसद में पहुंचती हैं। जर्मन संसद की एक पुरानी परंपरा थी कि जो सदस्य उम्र में सबसे बड़ा होता था, उसे नए सत्र का उद्घाटन करने का अधिकार मिलता था। और क्लारा ने इस परंपरा का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ औपचारिक उद्घाटन नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास के पन्नों में नाजीवाद की सबसे कड़ी निंदाओं में से एक माना जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये भाषण महज एक विरोध नहीं था। तो क्या था? ये एक सीधी और खुली चेतावनी थी। इतनी उम्र और खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने भरी संसद में, जहां सामने उनके धुर विरोधी बैठे थे, करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। 40 मिनट? वो भी उन हालात में? हाँ, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फांसीवाद का मतलब है हिंसा, उत्पीड़न और एक ऐसी क्रूर तानाशाही जो देश को बर्बाद कर देगी। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोकतांत्रिक, समाजवादी और वामपंथी ताकतों से एक बहुत ही भावुक अपील की। एकजुट होने की अपील। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अपने आपसी मतभेदों को किनारे रखो और इस नाजी खतरे के खिलाफ एकजुट हो जाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस खौफ के माहौल में जहां नाजी पार्टी के खिलाफ बोलने का मतलब सीधे अपनी जान जोखिम में डालना था, वहां संसद के मंच से इतनी स्पष्ट और निडर आवाज उठाना कोई मामूली बात नहीं है। सही कह रही हैं। ये उनकी उसी सोच का हिस्सा था कि जब अन्याय हो रहा हो तो चुप बैठना भी उस अन्याय का साथ देना है। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि बाहर निकलने पर उनके साथ क्या सुलूक हो सकता है। लेकिन इतिहास कई बार बहुत क्रूर होता है। हाँ, ये सच है। उनकी इस कड़ी चेतावनी और कोशिशों के बावजूद नाजी पार्टी को सत्ता में आने से रोका नहीं जा सका। डॉक्टर खरात का दस्तावेज बताता है कि अगले ही साल यानी 1933 में नाजियों ने जर्मनी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हाँ, और जैसा कि हर तानाशाही में होता है, सत्ता में आते ही उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों का सफाया शुरू कर दिया। क्लारा, जो पहले से ही उनके निशाने पर थीं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपना ही देश छोड़ना पड़ा। उन्हें जर्मनी से निर्वासित होकर सोवियत संघ में शरण लेनी पड़ी। और ये निर्वासन उनके जीवन का अंतिम अध्याय साबित हुआ। हाँ। जून 1933 में हिटलर के पूर्ण तानाशाह बनने के कुछ ही समय बाद क्लारा ज़ेटकिन का निधन हो गया। वे नाजीवाद का पतन देखने के लिए जीवित नहीं रहीं, लेकिन जो उन्होंने किया, जो चेतावनियां उन्होंने दी, वो कितनी सटीक थीं। उनकी चेतावनियां भयानक रूप से सच साबित हुईं। फांसीवाद ने दुनिया को उसी विनाश, उसी हिंसा और उसी महायुद्ध में धकेल दिया जिसके बारे में क्लेरा ने उस दिन संसद में आगाह किया था। बिल्कुल। भले ही वे उस समय उस तानाशाही को रोक नहीं पाईं, लेकिन उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि निडर राजनीतिक सक्रियता का क्या मोल है। यह हमें बताता है कि जब पूरे समाज में खौफ का सन्नाटा हो, तब भी सच बोलना जरूरी है, क्योंकि वो सच इतिहास में दर्ज होता है और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इस पूरे दस्तावेज को समझते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि क्लारा ज़ेटकिन को केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू करने वाली एक नेता के रूप में याद रखना उनके कद को छोटा करना होगा। बिल्कुल। वे असल में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की एक ऐसी रक्षक थीं जिन्होंने हमेशा सबसे कमजोर लोगों के हक की बात की, और जब समय आया तो अपने युग के सबसे खतरनाक तानाशाही से आंख में आंख डालकर भिड़ गईं। सही बात है। आज का 8 मार्च का दिन महज फूलों और शुभकामनाओं का दिन नहीं होना चाहिए। ये उनके उसी अदम्य साहस को याद करने का और ये समझने का दिन है कि अधिकार कभी आसानी से नहीं मिलते। उन्हें हासिल करने और फिर बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? जब हम इस स्रोत के तथ्यों पर गहराई से विचार करते हैं तो एक बहुत ही बेचैन करने वाली बात सामने आती है। संसद की सबसे वरिष्ठ सदस्य ने खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से आने वाली तानाशाही, हिंसा और उत्पीड़न की एकदम स्पष्ट और सटीक चेतावनी दी थी। हाँ, बिल्कुल साफ शब्दों में। इसके बावजूद एक पूरा समाज उस तानाशाही को सत्ता में आने से नहीं रोक सका। ऐसे में ये हम सभी के लिए विचार करने योग्य है कि जब आधुनिक समाज में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर पड़ने या अधिकारों के छिनने के शुरुआती संकेत मिलते हैं तो केवल उन चेतावनियों को पहचान लेना ही काफी नहीं होता है। तो फिर क्या करना होता है? हमें ये सोचना होगा कि उन चेतावनियों को समय रहते एक ठोस और सामूहिक कार्रवाई में बदलने के लिए समाज को किन गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है।
आखिर क्यों एक स्पष्ट खतरे को देखते हुए भी लोग अक्सर एकजुट होकर कदम उठाने में विफल हो जाते हैं? वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के बाद लंबे समय तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। इतिहास केवल पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है, बल्कि आज के हमारे फैसलों को समझने का एक आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री ने हमें जो ज्ञान और नजरिया दिया है, वो निश्चित रूप से हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इस चर्चा को सुनने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।